पिछले क्लास में हम लोग ईटीपी के टेस्ट 1 का पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे 15 क्वेश्चन का। आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे ईटीपी का, और टेस्ट 1 आज हम लोगों को ख़त्म कर देना है ना। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। 16 में बोल रहा है एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई। बताइए एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई 1982 में। एक्सिम बैंक है क्या? ये दो बैंकों से मिलके बनता है, नाम है EXIM। EXIM का मतलब, EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट, EX का मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट, और IM का मतलब होता है इंपोर्ट। इसका मतलब है ऐसा बैंक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का काम करता है, उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं, एक्सिम बैंक। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं, अब मान लो गुलाब की खेती करते हो, तो गुलाब सिंगापुर में बेचोगे तो वहाँ से पैसा आएगा ना। तो कैसे आएगा? सिंगापुर में रुपया चलता है, वो आपको रुपया भेजेगा, वो तो अपना करेंसी में देगा। अब आप इंडिया कैसे लेके आओगे उसको? या किसी डॉलर वाली कंट्री को बेच रहे जहाँ डॉलर चलता है, तो वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है, हमको रुपया में चाहिए, कैसे होगा? तो वो सारा काम कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का काम है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान बनाना, करेंसी को एक्सचेंज करना। बात समझ गए? अमेरिका का व्यक्ति भारत घूमने आता है, तो जब भारत में टोटो पर बैठता होगा तो उसको डॉलर देता होगा कि रुपया देता है? अच्छा, डॉलर देगा तो टोटो वाला समझ जाएगा ये डॉलर है? नहीं समझेगा, तो बोले हम ये नहीं देते हैं भैया, हमको रुपया चाहिए, गांधी जी वाला नोट चाहिए। बोले कि गांधी जी क्या होता है, हमारे पास नोटे नहीं है। तो इसके लिए एग्जिम बैंक बनाया गया ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहे। और कब स्थापित हुआ था? 1982 में। आगे लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मार्केट इज क्लासिफाइड। अगर क्वांटिटी के आधार पर देखेंगे तो मार्केट कितने तरह का है, तो दो तरह का, होलसेलर और रिटेलर। कहीं है डी में है, देखो, होलसेलर और रिटेलर दो ही है मार्केट। अगर क्वांटिटी के आधार पर देखें तो होलसेलर क्या करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में डील करता है, और रिटेलर क्या करता है, कम क्वांटिटी में डील करता है। अच्छा, अगर पूछ देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तब क्या करते हैं? कंपटीशन के आधार पर मार्केट कौन है, तो ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पर मार्केट का नाम है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। प्रतियोगिता के आधार पर मार्केट दो प्रकार का है, पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट। और क्वांटिटी के आधार पर कितना, दो, होलसेलर और रिटेलर। और ये पीरियड के आधार पर मार्केट दो तरह का, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, दो तरह मार्केट होता है। कुछ कुछ बाजार ऐसा होता है जो कम समय के लिए लगता है, एक ही दिन के लिए लगा खत्म हो गया। और कुछ कुछ बाजार एक एक महीने के लिए लगता है। कहीं देखो एक महीने के लिए बाजार, उसको मेला बोलते हैं, लेकिन एक एक महीने का मेला होता है, कोई कोई एक दिन का होता है। तो जो एक दिन का होगा उसको कौन सा मार्केट बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड मार्केट है। उस बाजार में क्या हो, आज का आज बेच के निकल जाओ भैया, नहीं तो कल फंस जाएगा। जैसे दुर्गा पूजा, 10वीं दिन क्या होता है जी, डिस्काउंट आ जाता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट है भैया, आज नहीं बेचोगे फंस जाएगा, एक साल तक वो सामने रह जाएगा। इसलिए शॉर्ट पीरियड मार्केट में बोला जाता है कि जो बेचना आज का बेच बेच दो, इसलिए वहाँ डिस्काउंट उस्काउंट सब मिल जाएगा आपको। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड मार्केट उसमें नहीं मिलेगा। बोले क्या टेंशन लेना, अभी महीने भर बेचना है, तभी रेट बढ़ा के बेचेंगे। जो लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है उसमें क्या होता है जानते हो, शुरू में रेट बढ़ेगा और लास्ट होते होते जब लास्ट मार्केट खत्म होने लगेगा तो रेट क्या होगा, घटेगा। रेट लास्ट में घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में रेट बढ़ा के रखेगा। ये शॉर्ट लॉन्ग पीरियड मार्केट। जैसे अभी ठंडा का समय है, तो लोग दुकानदार लोग जानता है कि 3 महीना तो धंधा चलेगा, शुरुआत ठंडा हुआ है तो उसमें स्वेटर का रेट क्या होगा, हाई होगा। और जैसे लास्ट होते जाता है उसके 50% डिस्काउंट में आ जाता है। अच्छा, रेट, कपड़ा तो वही था, सब कुछ वही था। पहले देख के गए थे 5,000 में दे रहा था, अभी जब देखने आते हैं तो बोलता है 2500 में ले लो भैया। इसका मतलब क्या है, अभी जान रहा है कि अगर फंस गया मेरा स्टॉक तो एक साल वेट करना पड़ेगा। एक साल में हो सकता है फैशन चेंज हो जाए, हो सकता है कपड़ा खराब हो जाए, एक साल उसको रख रखाव करना पड़ेगा। बात समझ गए? इसलिए वो क्या करता है, निकाल देता है कि चलो जो लॉस हुआ हुआ इसको निकाल देते 50% डिस्काउंट के अंदर। तो यही बात समझना है। तो मार्केट को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। तो हम लोग को पूछ रहा है क्वांटिटी के आधार पर कितने मार्केट हैं, तो दो मार्केट थे। बताइए, जो मार्केटिंग होता है उसका बोझ किस पर पड़ता है? जो प्रचार देखते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो, उसका बोझ किस पर पड़ता है? इंडस्ट्री पर पड़ता है, बिजनेसमैन पर पड़ता है, कंज्यूमर पर पड़ता है, या सब पर पड़ता है? सब पर पड़ता है उसका बोझ। लेकिन बहुत ज़्यादा किस पर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। बहुत ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर। लेकिन इंडस्ट्री को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा खर्चा आप पर चार्ज कर देता है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है।
अगर हमारा एडवर्टीजमेंट हम सारा खर्चा आप पर चार्ज करेंगे तो मार्केट को भी तो ध्यान रखेंगे कि मार्केट में अगर हम चार्ज कर देंगे सारा खर्चा तो वस्तु का जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, वो बढ़ जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो मार्केट में मेरा कंपटीटर मेरे से सस्ता बेच रहा है और हम महंगा बेचेंगे तो हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसमें हमको भी एक रुपया का नुकसान हो रहा है तो नुकसान रखना पड़ता है। बोलता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ है, विपणन प्रबंध का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में सबसे पहले डेवलप किया गया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में ही मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग के सबसे मेन जो पर्सन है जिसको फादर ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिलिप कोटलर नाम है उनका। क्या नाम है? फिलिप कोटलर, जिन्होंने मार्केटिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। फिलिप कोटलर, फादर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम है। तो हम लोगों को पूछा था कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से जन्म लिया है? अमेरिका से। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी। इसमें से कौन ऐसा है जो मार्केटिंग एक्टिविटी है, जिसमें हम मार्केट करते हैं? प्रमोशन करना मार्केटिंग एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग एक्टिविटी है, उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। प्रमोशन समझते हैं? जब कोई फिल्म बनता है तो देखिएगा जो हीरो और हीरोइन है वो प्रमोशन करते रहता है, कभी उसके पास जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी उसके शो में, कभी उसके शो में, हर जगह जाके वो प्रमोशन करता है अपने फिल्म का। और कुछ नहीं समझ में आता है तो मंदिर चल गया, वहाँ प्रमोशन कर रहा है। कुछ नहीं समझ में आएगा, कॉलेज के बाहर स्टेज लगा दिया, वहाँ प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन करने का तरीका है कि कैसे हम अपने फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें ताकि लोग हमारे फिल्म को ज़्यादा देखें। उसी तरह से प्रमोशन प्रोडक्ट का भी होता है, प्रोडक्ट का भी प्रमोशन होता है। ठीक है, एक होता है मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट करना। एडवर्टीजमेंट अलग बात है। तो प्रचार का मतलब क्या होता है जी? एक आदमी आएगा आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि देखिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं प्रचार करना। और अभी बताओ, जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, जब मैन ऑफ द मैच देने की बारी आता है तो पीछे को देखिए बड़ा सा बोर्ड रहता है, उसमें सारे कंपनी का नाम लगा रहता है, हाँ या नहीं? और वो लोग जाके प्राइज देता है अपने तरफ से खिलाड़ी को, 1 लाख रुपया लीजिए। अभी देखो, ड्रीम इलेवन की तरफ से मिलता है खिलाड़ी को कि ड्रीम इलेवन है, इतना 1 लाख रुपया। तो क्या है? प्रमोशन है। इससे प्रचार हो रहा है, लोग जान रहा है कि ड्रीम इलेवन भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, पीछे टैग में लगा हुआ है, वो जो खिलाड़ी उसके वर्दी में डाल दिया है। ये सब प्रमोशन है कि कैसे आप अपने मार्केटिंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन समझ गए? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि घर घर जाके लोगों तक पहुंचाना सामान को, उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है? पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कम से कम कितने साल के लिए होना चाहिए? तो 20 साल का। कितने साल के लिए होना चाहिए? पेटेंट का रजिस्ट्रेशन 20 साल के लिए होना चाहिए। याद रखना, 20 साल से कम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कितने साल का होता है? 20 साल का। अच्छा, ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट कब पास हुआ था? जो ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट है वो कब पास हुआ? 1958 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1958 में। मर्केंटाइज किसको बोलते हैं? तो बिजनेस जो जिसको भी आप बोलते हो ना, तो बिजनेस का पुराना नाम है मर्केंटाइज। और जिसको अभी बिजनेसमैन बोलते हो उसको पहले मर्चेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? मर्चेंट। मर्चेंट मतलब बिजनेस। तो अभी बिजनेसमैन बोल दिया, नया वर्ड हो गया। पहले उसको मर्चेंट बोलते थे, और जिसको पहले बिजनेस बोलते थे उसको पहले मर्केंटाइज बोलते थे। तो उसके लिए कानून पास हुआ था 1958 में। कहीं कोई दिक्कत है? महिला उद्यमी जोखिम वहन रखती है। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती है, महिला उद्यमी, वो ज़्यादा रिस्क लेती है या कम? कम। ज़्यादा लेती है या कम लेती है? कम लेती है। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। महिला उद्यमी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती, वो कम रिस्क लेती हैं। कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद है किसी भी उद्योग का जीवन रक्त क्या है? कोई भी इंडस्ट्री किससे चलता है? उसका ब्लड क्या है? ब्लड है फाइनेंस। फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का ब्लड के रूप में हम लोग फाइनेंस को जानते हैं। फाइनेंस ही हम लोग का ब्लड का काम करता है। जैसे हम लोग के शरीर में ब्लड दौड़ता है ना तो हम लोग जिंदा रहते हैं, उसी तरह बिजनेस में अगर पैसा है ना तो वो जिंदा है। जिस दिन पैसा खत्म, डीजल डालने का पैसा नहीं गाड़ी में, ट्रक बस चल जाएगा? पैसा ही नहीं है, डीजल डालने का पैसा नहीं है तो ट्रक और बस चल जाएगा? नहीं चलेगा। मेरे ट्यूशन में अगर रेंट देने का पैसा नहीं है, बिजली बिल देने का पैसा नहीं है, तो क्या मेरा ट्यूशन चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को हिलाने के लिए और चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? फाइनेंस की। जैसे हम लोगों के शरीर में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड जो काम हम लोगों के शरीर में करता है वही फाइनेंस काम करता है बिजनेस में। फाइनेंस रहेगा, बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। कहीं कोई दिक्कत है? बिजनेस छोड़ो, आप लोगों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पॉकेट में पैसा नहीं तो रूम में पड़ा रहेगा, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया ब्लैक एंड वाइट लगेगी। अरे खूब कुछ सब दिख रहा है लेकिन अपने पास पैसा नहीं तो क्या होगा? दुनिया ब्लैक एंड वाइट। और जिस दिन पैसा आता है घर से उस दिन सब कलरफुल।
फिर दोस्त हल्का भी ताना मार दिया, चलो खिला देते चलो। और जब पैसा पॉकेट में नहीं है तो लाख ताना मारे, खूब बोल दे, बेइज्जती भी कर दे, तो बोले आज कर लो, आज मेरे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा ही सब कुछ करता है। चलिए अब एक परिभाषा पूछ रहा है, उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा है F.H. नाइट का। किसका परिभाषा है? F.H. नाइट का। उद्यमी का प्रतिफल क्या होता है? एक इंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेता है और बिजनेस करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रॉफिट। अरे मालिक को क्या मिलता है? सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट? अब बोल रहा है नीचे दी गई क्रियाकलापों को सही क्रम में सजाइए। सबसे पहले क्या होगा? सब पढ़िए। उद्यमी सभी संसाधनों को एकत्र करेगा, या उसके दिमाग में उद्यम स्थापित करने का विचार आएगा, या वो अपने विचारों का क्रियात्मक रूप प्रदान करेगा? बताइए क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहले तीनों में से पहला कौन होगा? नंबर वन इसमें। हम्म पहला नंबर ये होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद तब हाँ ये करेंगे उसके बाद। जी सही है। तो देखो इसका मतलब 2 1 3, देखो 2 1 3 है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3। पहले सेकंड वाला काम होगा, फिर फर्स्ट वाला काम होगा, फिर थर्ड वाला। पहले तो हम दिमाग में आइडिया आएगा तब ना, दिमाग में आइडिया आया, फिर हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसको कलेक्ट किए, और फिर उसको लागू कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? तो ये 3 स्टेप है, याद रखना है कि सबसे पहले दिमाग में आइडिया आना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? उस आइडिया को पूरा करने के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो सब जुगाड़ कर लेंगे, उसके बाद लागू कर देंगे उसको। क्या अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच में आ गए? अब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे और अब फैक्ट्री शुरू कर देंगे। तो इसका उद्यमिता, उद्यमिता की प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल संबंधी अवधारणा कौन, किसने दिया था? कौन ऐसा है जो इंटरप्रेन्योर्स का स्किल रिलेटेड या मैनेजरियल स्किल रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो मैनेजर स्किल रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे वो थे सूम पीटर। कौन है? अच्छा सूम पीटर है कौन जी? नहीं, इंटरप्रेन्योर्स के फादर हैं। एटीपी के फादर, इंटरप्रेन्योरशिप के फादर का नाम क्या है? सूम पीटर। याद रखना, सबके फादर बता दिए। इंटरप्रेन्योरशिप का फादर है सूम पीटर। मार्केटिंग का फादर अभी बताए थे, क्या नाम था? फिलिप कोटलर। क्या बताए थे? फिलिप कोटलर का सबसे बेस्ट मार्केटिंग का बुक आता है। उसी तरह इंटरप्रेन्योरशिप के फादर का नाम क्या है? सूम पीटर। इसका पूरा नाम है सूम पीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सूम पीटर। कहीं कोई दिक्कत है? सूम पीटर फादर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप है, और इन्हीं का कॉन्सेप्ट वो दिया हुआ है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है बताओ? हाँ जी, गुजरात में सबसे पहले इंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू चला था, मोदी जी स्टार्ट किए थे, इसलिए अहमदाबाद में ही सब कुछ है। इसका सारा इंटरप्रेन्योरशिप का सारा धन काम ही यहीं से शुरू होता है, गुजरात से। बाद में देश में फैला ना, गुजरात सबसे पहले। तो याद रखना, गुजरात का कोई शहर रहेगा तो मार देना सीधा, कोई संस्थान के बारे में पूछे, ठीक है? सबसे पहले यही हुआ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बताइए। हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको ईडीपी बोलते हैं, क्यों आया था? ईडीपी क्यों आया था? ईडीपी आया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द इंटरप्रेन्योर्स, और नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए ना। यहाँ पे गलत लिखा है, ये ठीक ले, हिंदी में ठीक लेगा, इनमें से सभी, तो इसको ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए, तीनों चीज ना बढ़ रहा था। भारत में बेकारी की समस्या का समाधान किस में है? जो बेरोजगारी भारत में है उसको कौन सॉल्व कर सकता है? तो बड़े उद्योग सॉल्व कर सकते हैं, लघु उद्योग सॉल्व कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या कॉटेज इंडस्ट्री? तो बड़े उद्योग नौकरी देता है जी, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग यही ऐसा उद्योग है जो बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकता है। कुटीर उद्योग मतलब समझते हो? अपने घर में छोटा छोटा काम कर रहा है तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सब अपने काम में लगे हुए हैं। हम लोग जब आज़ाद नहीं हुए तो उससे पहले अभी भी कुटीर उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रचलन कलकत्ता में आपको मिलेगा। वहाँ बेरोजगार आदमी बहुत कम मिलेगा, सब अपना लगा पड़ा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो कोई बेरोजगार नहीं बैठा है। ठीक है, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पापड़ बेड़ के दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पैकिंग करके दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बोलता है साड़ी में फॉल लगाना है, पिको लगा, बहुत काम है मार्केट में। कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसको बोला काहे का आप पैक करते रहते हो, हमको रैपर दे दो, हम पैक करके दे देंगे। वहीं बैठ के पैक कर दिया, या तो बिस्किट लाया अपने घर पे पैक करके पहुंचा दिया। बहुत काम चल रहा है। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री देगा, उसके बाद कौन देगा? स्मॉल इंडस्ट्री। और सबसे कम कौन देता है? लार्ज इंडस्ट्री। बड़ी फैक्ट्रियों में कितने लोग रोजगार में होते हैं बताइए? टाटा कितना लोग को रोजगार दिया? 30,000, 40,000, उससे ज़्यादा तो नहीं। और बताइए, अगर एक एक करोड़ लोग भी अपने घरों में छोटा छोटा काम करना शुरू करेगा तो 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। 1 करोड़ नहीं है, उसके फैमिली वाले को भी रोजगार मिल जाता है।
इसलिए सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? कॉटेज इंडस्ट्री देता है, ठीक है, जो भारत में कम हो गया है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। जिस दिन कॉटेज इंडस्ट्री भारत में बढ़ेगा, रोजगार की समस्या नहीं रहेगी। आगे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्यमी का स्थान स्थापना संबंधी कार्य है? बताइए, इसमें कौन ऐसा है जो एक एंटरप्रेन्योर्स को का काम है? एंटरप्रेन्योर्स का स्थापना संबंधी क्या काम है? तो पारिश्रमिक देना नहीं, सैलरी देना, या ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा एक एंटरप्रेन्योर्स, तो कौन कौन सा काम करेगा? कौन कौन सा काम उसे करना है? एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे ऑर्गेनाइजिंग का काम करना होगा, इनोवेशन का काम करना होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग का। तो पूछ रहा है कौन सा स्थापना संबंधी कार्य है? यहाँ तो गलत हो गया, स्थापना संबंधी कार्य तो तीनों ना करेगा जी, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। स्थापना संबंधी काम कौन होगा? प्रोजेक्ट प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग करना पड़ता है। द थ्योरी ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट के राइटर कौन है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, सॉरी एजुकेशन बोल देते, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राइटर है सुम पीटर। कौन है राइटर? सुम पीटर। सुम पीटर ही इसके राइटर है। क्या नाम है बुक का इनका? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सुम पीटर है इसके राइटर। और सुम पीटर कौन है? फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में। नाबार्ड कब बना था? फुल फॉर्म जानते हो नाबार्ड का? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ये बैंक एक साथ है, फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिर से ध्यान देना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ये दोनों बीए का मतलब बैंक होगा। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए कृषि बैंक है ये। ग्रामीण विकास के काम को करने के लिए कृषि बैंक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अब वो रहा है डॉट 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 के लिए व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। किसके लिए विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी? बताइए। प्रोफेशन के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए? नन ऑफ दीज। स्पेशल ज्ञान कब चाहिए? किस काम में? नौकरी करने में एकदम स्पेशल ज्ञान चाहिए या प्रोफेशन में चाहिए? प्रोफेशन में ना जी, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता व्यावसायिक क्रियाकलापों की विशेषता नहीं? इसमें कौन ऐसा काम है जो बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए? कौन काम है? तो बताइए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना तो बिजनेस का काम है। रिस्क रहता है बिजनेस में, सेल ऑफ गुड्स भी, लेकिन डी कालाबाजारी बिजनेस का काम है? ब्लैक में बेचना बिजनेस का काम है? गलत बात है। जोखिम की बाधा को दूर कौन करता है? जो रिस्क का टेंशन है उसको कौन खत्म करता है? हर आदमी के पास रिस्क है, तो रिस्क को कम कौन करता है इसमें से? तो इंश्योरेंस कम करता है। इंश्योरेंस अगर हम करा देते हैं तो रिस्क क्या होता है? खत्म हो जाता है। लगता है कि चलो अब रिस्क नहीं है कोई। तो रिस्क के टेंशन को कौन खत्म करता है? इंश्योरेंस खत्म करता है, बीमा खत्म करता है। कहीं कोई दिक्कत है? नियोजन किसका होता है? नियोजन में क्या शामिल है? किसका नियोजन किया जाता है? बताइए। प्लानिंग में क्या शामिल होगा? प्रोडक्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, तो ऑल ऑफ दिस सब प्लानिंग होता है। सब चीज़ का प्लान बनता है। आपका एजुकेशन प्लान होता है, बिजनेस प्लान होता है, चाइल्ड प्लान लोग करता है कि बच्चा कब लाना है कब नहीं लाना है। नहीं, मैरिज प्लान करता है, विवाह कब करना है नहीं करना है। हाउसिंग प्लान करता है, टूर प्लान करता है घूमने का, कब घूमने जाना है, कैसे क्या करना, पूरा प्लानिंग चलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, पैसे का प्लानिंग होता है। घर बनता है तो प्लान करता है। बात समझ गए? सबका प्लानिंग होता है इस दुनिया में। और चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है? किस जगह पे इनोवेशन हमेशा नया चीज़ होना चाहिए? तो कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे नया चीज़ दिखता है, जहाँ व्यावसायिक विचारों की पहचान होती है? दूसरा, बिजनेस का प्लान बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, या इनमें से सभी? तो हर जगह पे तो नया कुछ ना कुछ होगा ना। प्लान बनेगा तो नया चीज़ आएगा। अरे प्लान करोगे तो नया ही नहीं कुछ लेके आओगे। आप फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी कुछ नया लेके आओगे, और जब बिजनेस आइडिया ढूंढेंगे तो भी तो नया ही चीज़ ढूंढेंगे। तो तीनों जगह पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बिजनेस इथिक्स? इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस इथिक्स का एलिमेंट नहीं? बिजनेस इथिक्स मतलब समझते हो? अच्छा, एक बिजनेसमैन को नीति समझना चाहिए, नीति शास्त्र। इथिक्स का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र इसको बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब होता क्या है? और बिजनेसमैन को नहीं, इस देश के हर व्यक्ति को इथिक्स पढ़ाना जरूरी है। उसको पढ़ाना जरूरी है। इथिक्स के बिना ही लोग गद्दार हो रहे हैं, इथिक्स के बिना ही भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। उनको पता नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है, उनको पता है कि हमारा काम पैसा कमाना है।
अगर कोई अधिकारी किसी जगह पर बैठ गया तो उनको पता है कि मेरा काम क्या है, सिर्फ पैसा कमाना है, गरीब अमीर सबसे लूटना है, जबकि गलत है। एथिक्स ये कहता है कि आपका काम जो है वो आप समझिए पहले, पैसा कमाना आपका काम नहीं, आपका काम है लोगों की सेवा करना। इस देश में दो तरह से सेवा होता है, मालूम है कि नहीं? कुछ लोग बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करते हैं और कुछ बोलते हैं हम ऑफिस में बैठ के देश की सेवा करेंगे। तो ऑफिस में बैठ के देश की सेवा करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे पद बने हुए हैं, जिसमें यूपीएससी एग्जाम होता है, जेपीएससी एग्जाम होता है, चाहे बीडीओ हो चाहे सीओ, ये सेवा करने के लिए बना हुआ है पद है। लेकिन सेवा की जगह लोग मेवा खाने के लिए पद बना दिया है, बस कि एक बार बन जाए उसके बाद जी, उसके बाद उसका भाई, उसका फूफा का बेटा, फूफा का बेटा, ठीक है, फूफा फूफा एक ही हुआ ना, मामा का बेटा, सब खानदान ना कमा ले तो बता दो, एक आदमी खाली नौकरी में आ जाए, है या नहीं? उसके नाम से आधा लोग कमाएगा। तो वही बोला, इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन को खुद नहीं करना चाहिए, जो गलत बात है। जैसे मिलावट करना बिजनेसमैन का सही चीज़ है? बताइए। आप सामान बना रहे हैं कि बच्चा तंदुरुस्त होगा खा के, मार्केटिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ खा के आपका बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा, और उसमें मिलावट कर रहे हैं जो उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या ये नीति शास्त्र सही कहता है? आज के समय में जो मिलावट सामानों में हो रही है, तो जो व्यक्ति को इथिक्स नहीं पता मिला रहा है, वो जहर मिला दे रहा है सर। खा के लोग क्या हो जा रहा है पता नहीं, उसका लीवर किडनी सब खराब खराब होगा, 20 साल 15 साल बाद नहीं रहेगा वो आदमी। लेकिन ये पैसा कमाने के लालच में इतना पागल हो गया है कि ये मिलाया जा रहा है दनादन, पूरा जहर बटोर रहा है, सब जहर बेच रहा है सब। अच्छा, लोग खा रहे हैं, लोग तो ये सोच के खा रहे हैं ठीक ही चीज़ मिल रहा है हमको। दवा में देखो, पैसा कमाने के होड़ में, इस स्थिति में पैसा कमाने के होड़ में दवा कंपनियां हैं कि मिलावट का सामान बेच रही है, डॉक्टर को 40% कमीशन दे दे रही है। और डॉक्टर को 40% मिल रहा है, कंपनी का भी 20 25 से 30% प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि 40% डॉक्टर को दे रहा है तो 40% उनका कमाता होगा। तो 80% खाली मार्जिन है, तो 20% लागत है। इसका मतलब उसमें जो कंटेंट मिलाए जाने चाहिए वो नहीं डाला गया प्रॉपर तरीके से, और दनादन बेचे जा रहा है पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये भूल जा रहा है कि अगर इथिक्स गड़बड़ाया, डॉक्टर ये भूलता है कि हम दवा बेच रहे हैं, ऐसा गलत दवा हम बेचवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पैसा कमा ले रहे हैं ना। यही चीज़ तो किसान भी तो कर रहा होगा। वो जब गलत फसल आपको दे रहा है, अब वो खा रहे हैं, तो आप भी तो चली जाइएगा, है या नहीं? एजुकेशन सेक्टर में भी तो होगा, गलत आदमी अगर बैठ जाएगा, गलत एजुकेशन आपके बच्चे को दे देगा, तो वहाँ भी तो हर जगह गलत होगा। इथिक्स सिखाना बहुत जरूरी पूरे देश के नागरिकों को, चाहे हम लोग हैं चाहे आप लोग हैं, सबको। इसलिए बोल रहा है इसमें कौन ऐसा है जो इथिक्स का, क्या लिखा है, इथिक्स का तो नहीं है। तो बताइए, मिलावटी सामान वस्तुओं की बिक्री ना करना, ये तो इथिक्स है ना। नीति ये कहता है कि हम मिलावट का सामान नहीं बेचेंगे, हम जब बेचेंगे ओरिजिनल बेचेंगे, 2 रुपये बचेगा बचेगा। करों का भुगतान करना, टाइम पर टैक्स पेमेंट करना तो एक अच्छे नागरिक का पहचान है। आगे क्या है? कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना भी एक अच्छे नागरिक का पहचान है। लेकिन नकली वस्तुओं को बेचना एथिक्स है? डुप्लीकेट सामान बेचेगा, हाँ, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट सामान बेचेगा, कितने लोगों का लीवर किडनी सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इथिक्स ये कभी नहीं सिखाता है कि सेलिंग डुप्लीकेट प्रोडक्ट। अब सोचिए, हम एक स्विच खरीदने गए बिजली का, हम तो ये सोच के पैसा दिए ये सबसे महंगा कंपनी का स्विच है। जहाँ नॉर्मल स्विच 10 रुपये में मिलता है, हम 25 रुपये वाला स्विच खरीदे। अब बताया गया था खरीदते समय कि ज़रा सा भी करंट फ्लो नहीं होगा, आप भीगे हाथ से भी छू दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। बाई चांस हम छूने गए और सटे रह गए, तो बताइए गलती किसकी है? कंपनी की। उसने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, जो बोल रहा है वो बात उसमें पूरा नहीं हो रहा है। तो बिजनेस एथिक्स बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना सिखाना, कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ही आपको चलना चाहिए। तो ये हम लोग जो ईटीपी है उसका टेस्ट 1 का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 2 का एक ही वीडियो में सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, एक वीडियो में कंप्लीट। बात समझ गए? तो एक वीडियो, क्योंकि डिस्कस करने में टाइम ज़्यादा जाता है, अगर सिर्फ हम बताते जाएं कि इसका ये ऑप्शन होगा, थोड़ा थोड़ा आगे एक्सप्लेन करें, तो हम लोगों का समय ज़्यादा नहीं जाएगा और हम 40 क्वेश्चन आसानी से एक वीडियो में ही कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? डिटेल करने के चक्कर में क्या होता है, समय ज़्यादा जाता है। और अच्छा, उसमें फ़ायदा भी आप लोगों को होता है कि उसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है डिटेल में अगर जाते हैं तो। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए, क्योंकि लेक्चर 1 लेक्चर 2 ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। और सारे लोग इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर भी प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। वीडियो को देखिए आराम से, और जिनको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होगा हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।